वायु ऊर्जा, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है ऊर्जा के स्रोत में, पेज नंबर 371 से 374 के बीच में। तो पढ़ते हैं इसको, वायु ऊर्जा के बारे में। तो वायु के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु में कोई न कोई ऊर्जा अवश्य है। अब वो ऊर्जा किस रूप में होती है वायु में? वो होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये वायु में हमारी गतिज ऊर्जा कैसे आती है, किन कारणों से आती है? वो है ये 3 कारण। पहला कारण है विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों का सूर्य की किरणों द्वारा असमान रूप से गर्म होना। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये इसकी केंद्र रेखा, ये कहलाती है विषुवतीय रेखा। तो इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है ये विषुवतीय भाग है, विषुवतीय क्षेत्र। और ये वाला हिस्सा इतना, ये भूभाग, ये हमारा कहलाता है ध्रुव। तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पे आती हैं उसमें जो ये विषुवतीय भाग है वहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा सूर्य की किरणों का प्रभाव रहता है इन ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विषुवतीय भाग है यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है और ध्रुवीय भाग पे जो तापमान है वो कम रहता है। तो इस तापांतर के कारण होता क्या है कि जब तापमान यहाँ का ज़्यादा होगा तो यहाँ के भूभाग पे मौजूद जो वायु होगी उसका भी तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका घनत्व कम होगा, वो कुछ हल्की हो जाए, हल्की होगी वायु। जब हल्की वायु होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी और इधर ध्रुवों का तापमान कम है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वायु होगी, यहाँ की वायु वो भारी होगी, जिसकी वजह से दाब वहाँ का ज़्यादा होगा। तो ये हल्की वायु आपके ऊपर उठेगी और ध्रुवों पे जो वायु है वो विषुवतीय भाग की तरफ आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वायु में गति प्रारंभ हो जाती है। तो पहला तो कारण ये हो गया सूर्य के कारण। वैसे भी अगर देखा जाए यहाँ हमारे आसपास जो भी ऊर्जा है वो किसी न किसी रूप से सूर्य से संबंधित है। अगर सूर्य ना हो तो कोई भी ऊर्जा संभव नहीं है। और दूसरा कारण क्या है वायु में गतिज ऊर्जा का? पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, उसकी वजह से वायु में गतिज ऊर्जा आती है। क्योंकि जैसे हम अगर पृथ्वी पे खड़े हैं, वायु तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी जब घूम रही है तो हमको वायु गतिशील अवस्था में महसूस होगी। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा कारण कोई स्थानीय कारक, कोई स्थिति स्थानीय दशा पे निर्भर करेगी। तो ये हो गया कारण। अब इस वायु ऊर्जा के क्या क्या अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए। पहला है परिवहन उद्देश्यों के लिए पाल नौकाओं को चलाने में। जो पाल नौकाएँ आप लोगों ने देखी होंगी, एक कपड़ा ऊंचाई में ऐसे बांध देते हैं, हवा की मदद से वो नौकाओं को चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा देख लीजिए, पृथ्वी के भीतर से जल निकालने के लिए तथा अनाज पीसने के लिए। तो इसमें एक विंड मिल लगाते हैं, विंड मिल को चलाने के लिए हम इस वायु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो कि गतिज ऊर्जा में विद्यमान होती है ऊर्जा वायु में। तो ये हो गया आपका दूसरा अनुप्रयोग, पृथ्वी के भीतर से जल निकालने के लिए तथा अनाज पीसने के लिए। अनाज पीसने को बोलते हैं पवन चक्की, आटा चक्की जो होती, पवन चक्की होती जो हमारा आटा पीसने का काम आएगा। और तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। और तीसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। तो पहला हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के भीतर से जल निकालने के लिए किस तरीके से वायु ऊर्जा का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल इतना वाला ये फिगर हम देखेंगे, पहले इतना चित्र। तो इसमें एक ये विंड मिल लगा हुआ है और ये काफ़ी ऊंचाई पे लगाया गया है, ये खंभा है और ये ब्लेड लगे हुए हैं और ये इससे एक छड़ या दंड लगा हुआ है जो यहाँ पर
यू शेप, यू आकार में ये मुड़ा हुआ है, सीधी नहीं है यहाँ तक, ये सीधी, इतने भाग में यू आकार में ये इस तरीके से ऐसे मुड़ी हुई है। इससे एक पिस्टन छड़ जुड़ी हुई है जो यहाँ पर एक सिलेंडर या पंप कहें, जिससे कि जल स्रोत से पानी को पृथ्वी से बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। जो से हैंड पंप होता है हमारा, कुछ इस तरीके से ये जल का निकास हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है, ये इसका जो सिद्धांत है वो सेम उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग पेपर से एक चरखी जो बनाते हैं और उसमें हवा जब टकराती है तो वो घूमती है, वही सिद्धांत इस पे कार्य करेगा। अब यहाँ पे जो आपको जो फेस दिखाया गया है यहाँ पर, इसको सामने से ऐसे दिखाया गया है, तो इसको कुछ इस तरीके से मान के चलिएगा कि ये आपका कुछ इस तरीके से, आपको ये जो ब्लेड हैं इसके वो हमारे इस तरीके से हैं, और हवा जो आंधी आ रही है वो इससे या इस तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ इससे जाके टकरा रही है। ये आंधी आपको दिखाई गई है इसे, और ये ब्लेड आपके इस पोजीशन में है। तो जब आंधी जब टकराएगी हवा तेज़ गति से, तो ये जो है आपका ये ब्लेड इसके घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये आपका ये रोटेट करने लगेगा। तो जब ये रोटेट करने लगेगा, इसके पीछे ये आपका दिखा हुआ है, ये छड़ जुड़ा हुआ है इसके पीछे, तो ये जब घूमेगा तो ये छड़ भी आपकी क्या होगी, घूमनी शुरू हो जाएगी। जब ये घूमेगी तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जब घूम रही है आपकी इस तरीके से, ये यू आकार में मुड़ी हुई है, तो जब ये जैसे ये वाला सिरा इसका नीचे घूमते हुए घूमते समय जब नीचे जाएगा तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। फिर ये घूमते घूमते जब ये ऊपर पहुंचेगा, ये वाला सिरा फिर से ऊपर आ जाएगा, तो पिस्टन फिर से ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से पानी जल स्रोत से बाहर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आया आपका पृथ्वी के भीतर से जल निकालने के लिए कैसे हम विंड मिल को हम चलाते हैं वायु ऊर्जा से। दूसरा देख लेते हैं अनाज पीसने के लिए पवन चक्की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विंड मिल ये हमारी बनी रहेगी, इसको हटा के हम इसको एक पवन चक्की से हम जोड़ देंगे। ये हमने इसको पवन चक्की से हमने जोड़ दिया। पवन चक्की में आपका अनाज पीसने का काम किया जाता है। ये हो गया। तो बाकी सब वही है, ब्लेड आपका लगा हुआ है, आंधी आ रही होगी और ब्लेड आपका क्या होगा, वो घूमेगा। ब्लेड घूमेगा तो ये जो छड़ आपका जो जुड़ा हुआ है ये भी आपका रोटेट होगा, घूमेगा। तो जब ये घूम रहा है तो देखिएगा, तो मान लीजिएगा जैसे इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएगी ये घूमते हुए घड़ी की दिशा में, तो ये घड़ी की दिशा में जब घूम रहा होगा, इसलिए पहिया एक ये W1 पहिया ये लगा हुआ है और इसी से जुड़ा इस तरीके से इससे अटैच है दूसरा पहिया W2 वो। तो ये पहिया तो आपका इस तरीके से घूम रहा है घड़ी की दिशा में। उधर वाला ये वाला जो W2 पहिया दिखाया गया है वो इससे इस तरीके से ऐसे फंसा हुआ है और वो उसका जो घूमने का जो दिशा दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा। तो देखिएगा जब ये आपका घूम रहा है घड़ी की दिशा में और ये वाला पहिया इस तरीके से लगा हुआ है इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऊपर वाला ये जो पहिया देखिए कैसे घूमेगा, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाले को ये इस तरीके घुमाएगा। तो ऊपर से हम अगर देखेंगे ये इसको, तो ये कैसे घूम रहा होगा, ये आपको ऊपर से घड़ी की अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा ये। तो जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो ये रोटेट होने लगेगा, जिसकी वजह से ये इससे जुड़ा हुआ है एक ये छड़ S2। तो जब ये रोटेट होगा तो इससे जुड़ा हुआ है एक ये घूमता हुआ मिल पत्थर। इसमें दो पत्थर है, एक पत्थर नीचे वाला स्थिर है N, कैपिटल M घूमता हुआ पत्थर वो इससे जुड़ा हुआ है, वो घूम रहा है। और यहाँ पर इसके सेंटर पे एक होल होगा, जगह होगी, यहाँ पे इससे हॉपर से एक बर्तन होगा कोई,
उसका नाम हॉपर है, उसमें अनाज को डाला जा रहा है यहाँ से और इस पर यहाँ पर गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से जब ये घूमेगा, नीचे वाला पत्थर स्थिर है, वो इसको अनाज को पीस के ये बाहर पीसता जाएगा, बाहर फेंकता जाएगा। तो ये तो हो गया पवन चक्की, इसको हम बोलते हैं। और क्या प्रयोग कर एक अनुप्रयोग किया है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर भी ये विंड मिल इस तरीके से दिखा दिया गया है कि कोई विंड मिल लगी है और उसमें ये घूम रहा है, और इसकी जो छड़ है वो जनित्र बोलते हैं, इसकी शाफ्ट से ये जुड़ा हुआ है। तो जनरेटर में क्या होगा कि इसमें शाफ्ट में एक लगी होगी आर्मेचर वाइंडिंग। तो जनरेटर और ये मोटर के बारे में आप इसके जो पहले चैप्टर है विद्युत वाला है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो अभी जान लीजिए कि आर्मेचर कुंडली को जब हम ये घूमेगी और इसमें लगे होंगे 2 चुंबकीय मैग्नेट लगे होंगे, तो पोल चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी कुंडली आर्मेचर को हम घुमाएंगे तो क्या होगा कि उसमें एक विद्युत धारा का प्रवाह होगा या विद्युत उत्पन्न होगी। तो ये हमारा जनरेटर हो जाएगा। तो जैसे जब विद्युत उत्पन्न होगी तो यहाँ से हम पावर सप्लाई हम करके कोई भी उपकरण हम चला सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, अनाज पीसने में और पृथ्वी से के भीतर से जल निकालने में और परिवहन उद्देश्यों के लिए पाल नौकाओं को चलाने में किया जाता है। ये हो गए इसके अनुप्रयोग। अब वायु ऊर्जा के लिए के क्या लाभ हैं इस ऊर्जा के? तो एक तो जितने भी आपके गैर परंपरागत या कह सकते हैं गैर परंपरागत, और क्या कहते हैं इनको, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा है ये, और क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जितने भी हैं ये प्रदूषण रहित होते हैं, सब में कॉमन है, मतलब जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं। तो वायु ऊर्जा एक तो लाभ ये हो गया कि प्रदूषण रहित ऊर्जा है, और दूसरा ये मुफ्त वायु ऊर्जा है, मतलब कि हमको मुफ्त में ये वायु ऊर्जा हमको मिल जाती है। तीसरा ऊर्जा का विशाल स्रोत, मतलब कि ऊर्जा का जो स्रोत है वायु में पर्याप्त मात्रा में हमको उपलब्ध है, कभी ना खत्म होने वाला स्रोत। सीमाएं कहें या हानियाँ कहें, तो सभी स्थानों पर सभी समय उपलब्ध नहीं है कि हम अगर चाहें कि हम किसी समय किसी स्थान पर किसी भी समय हमको अगर वायु ऊर्जा हम लेना चाहें मिल जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि उपलब्ध हो जाए। ये एक समस्या है, ये इसकी सीमाएं हो गई। दूसरा, विशाल भूखंड की आवश्यकता। जब हम इस वायु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए विंड मिल ये सब लगाते हैं तो हमको बहुत ही भूभाग क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है ये सब अरेंजमेंट करने के लिए। तीसरा, आरंभिक लागत अत्यधिक है। जो प्रारंभिक जो हम लागत लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वायु ऊर्जा में आपको क्या क्या पढ़ना है, वायु ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, किस रूप में होती है, और उसके क्या क्या कारण हैं उस ऊर्जा के, फिर उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, और उसके वायु ऊर्जा के लाभ और सीमाएं। तो आपसे एग्ज़ाम में अलग अलग भी पूछेगा कि केवल बता दीजिए कि पृथ्वी से जल निकालने के लिए विंड मिल का हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसका वर्णन करिए, या पवन चक्की के बारे में आपसे पूछ देगा इस तरीके से, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करिए, वर्णन करिए, ऐसे पूछ देगा आपसे। ठीक है।